गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज हम बात करेंगे बेसिस के बारे में। ये है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का पार्ट 4 और इसमें पूरा डिस्कशन होगा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। ठीक है, इसमें हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे और स्ट्रेंथ की बात करेंगे और बेसिस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके कोर्स के लिए जरूरी है वो सारा डिस्कशन आज इस वीडियो में हम कर लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से अपना वीडियो शुरू करते हैं और फटाफट से जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और नीचे लाइक का बटन दबाएं अगर वीडियो अच्छी लगे तो। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं बेस के बारे में। बच्चों हमने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था अपने पार्ट 2 में और पार्ट 1 में भी कि बेसिस कौन से सब्सटेंस होते हैं। वो ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि जब बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस एक जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है, एक जैसी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, एक जैसी रिएक्शन शो करते हैं, तब हम उन्हें एक कैटेगरी में रख देते हैं। ठीक है, तो बेस कौन से केमिकल्स की कैटेगरी है, चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, बेसिस क्या होते हैं जिनका टेस्ट कैसा होता है, जो अर्लियर टाइम में जो पहले जज किया जाता था, दे आर बिटर इन टेस्ट। ठीक है, कैसा टेस्ट होता है, बिटर टेस्ट होता है, यानी कड़वे होते हैं, खाने में कुछ कड़वे लगते हैं। इसके अलावा जब आप टच करते हैं तो देखने में वो कैसे लगते हैं और टच करने में वो कैसे लगते हैं। बेसिस आर स्लिपरी टच, दे हैव स्लिपरी टच, या फिर आप कह सकते हैं सोप लाइक टच। जैसे अगर सोप को टच करें तो वो कैसा लगता है, चिकना चिकना सा लगता है, ऐसा लगता है अभी फिसल जाएगा। ठीक है, तो वो उसी को कहते हैं स्लिपरी टच। इसके अलावा जिनकी आइडेंटिफिकेशन एज ए बेस की जाती हो उनको भी हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। जैसे अगर मैं उसे लिटमस के साथ रिएक्ट कराऊं, लिटमस के साथ उसे टेस्ट करूं तो रेड लिटमस कैसा हो जाएगा, बताइए बताइए, लास्ट टाइम डिस्कस हुआ था, क्या हो जाएगा, ब्लू। जी हाँ, तो बेसिस की इसी तरीके की प्रॉपर्टीज में हम मिथाइल ऑरेंज के साथ ये क्या प्रॉपर्टी शो कर रहा है और दूसरे इंडिकेटर फिनोल्फथालीन के साथ क्या शो कर रहा है। फिनोल्फथालीन पे क्या हो जाता है, ये क्या बताया था, फिनोल्फथालीन के साथ ये हो जाता है पिंक कलर का। ठीक है, तो ये कुछ आइडेंटिफिकेशंस हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर केमिकल बेस है। ठीक है, इन्हीं को आप बेस की फिजिकल प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। पेन भी फिसलने लगा बेस का नाम सुन के। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, और कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी होते हैं और बहुत कम रिएक्टिव भी होते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग और वीक कैटेगरी इसमें भी होती है। ठीक है, तो जितने भी हाईली रिएक्टिव बेसिस होते हैं, हाईली रिएक्टिव, ठीक है, या फिर जिन्हें हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, वो कैसे होते हैं, कोरोसिव नेचर के होते हैं। कोरोसिव नेचर, कोरोसिव नेचर का मतलब क्या हुआ कि वो भी मेटल के साथ रिएक्ट करके उसको खराब कर सकते हैं, यानी मेटल के साथ रिएक्शन शो करते हैं। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई ह्यूमन बॉडी के स्किन के टच में आ जाए, जैसे कि अगर एक ड्रॉप यहाँ स्किन पे डल जाए तो ये भी एसिड की तरह स्किन को जला सकते हैं। ठीक है, इनके कुछ एग्जांपल जैसे NaOH और KOH। बच्चों आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, एग्जाम में हो सकता है कि NaOH और KH का नाम डायरेक्ट ना लिखा है और किसी स्टेटमेंट में इनका नाम, NaOH को कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। ठीक है, NaOH को क्या कहते हैं, कॉस्टिक सोडा, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, कॉस्टिक पोटाश। ठीक है, तो ये इनके कुछ जनरल नेम्स हैं, ये भी आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा बच्चों एसिड्स की तरह बेसिस भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं। अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो कर रहा है तो इसका मतलब उसके पास क्या है, फ्री आयंस हैं। किस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में। अगर एक्वस सॉल्यूशन में कोई सब्सटेंस फ्री आयंस बनाता है या उसके पास फ्री आयंस होते हैं तभी वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है। इसका मतलब एसिड की तरह बेसिस में भी डिसोसिएशन प्रॉपर्टी होती है, जो हमने थर्ड पार्ट में सीखी थी कि एसिड्स किस तरीके से एक्वस सॉल्यूशन में जाकर डिसोसिएट हो जाते हैं और हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, उसी तरीके से बेसिस क्या प्रोवाइड कराते हैं,
they provide hydroxyl ions in aqueous medium। ठीक है, इनमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूं जो आपको याद रहने चाहिए। एक, फिनोल्फथलीन के साथ इसका कलर, लिटमस के साथ इसका कलर, ठीक है, बिटर टेस्ट और स्लिपरी टच आपको याद हो गया होगा। दूसरा, हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन बनाते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये दोनों सेम ही है, इनके नाम आपको याद होने चाहिए, पोटैश है, कॉस्टिक पोटैश और कॉस्टिक सोडा। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, मिटा दें। चलो बच्चों, अब इसके आगे हम बात करेंगे बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। लेकिन बेस की केमिकल प्रॉपर्टी शुरू करने से पहले आपको बेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन आपको बता दूंगा। ठीक है, बेसेस सॉलिड और लिक्विड दोनों में पाए जाते हैं। तो जो सॉलिड में पाए जाते हैं, ठीक है, जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो या तो वाटर में सॉल्युबल होते हैं या फिर वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, यानी कि या तो वो वाटर में मिक्स हो सकते हैं या फिर वाटर में मिक्स नहीं हो सकते हैं। अब मैं आपको याद दिलाऊं कि एसिड के केस में जब हमने डिसोसिएशन और आयनाइजेशन पढ़ा था, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि एसिड का मॉलिक्यूल पोलर होता है, जो पोलैरिटी शो करता है, जिनकी पोलैरिटी हाई होती है। तो जहां पर पोलैरिटी हाई होती है वहां पर बॉन्ड ब्रेक होके आयनाइजेशन हो जाता है। और ये आयनाइजेशन किसकी वजह से होता है? वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से होता है। ठीक है, अगर मैं यहां कह रहा हूं कि बेसिस में वाटर सॉल्युबल और वाटर इनसॉल्युबल की कैटेगरी है, इसका मतलब यहां पर हाईली पोलर और वीकली पोलर की बात हो रही है। समझ रहे हैं? अगर कोई सब्सटेंस हाईली पोलर है, जैसे कि एसिड में होता है, तो वाटर सॉल्युबल होगा। और कोई सब्सटेंस अगर वीकली पोलर है, यानी जिनके बॉन्ड्स वीक हैं, ठीक है, तो वो कैसा, सॉरी बॉन्ड स्ट्रांग है, तो वो कैसा होगा? वाटर इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, तो बच्चों जितने भी वाटर सॉल्युबल बेसिस होते हैं, ठीक है, वाटर सॉल्युबल बेसिस होते हैं, इनको कहा जाता है एल्कली। नाम सुना होगा आपने, एल्कलीज। बेसिस को एल्कली भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसे बेसिस जो वाटर सॉल्युबल होते हैं उनको एल्कली बोलते हैं, जो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं उनको एल्कली नहीं बोलते हैं। तो ये जो एल्कली, वाटर सॉल्युबल, हाईली पोलर बेसिस होते हैं, ये कौन से होते हैं? ये होते हैं बेसिस ऑफ एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अभी आप जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे जो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के मेटल्स होते हैं, जिसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये वाले जो मेटल्स होते हैं, इन मेटल्स से बनने वाले बेस, इनके हाइड्रोक्साइड्स, वो क्या कहलाते हैं? बेस कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये कैसे बेस होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना, ये स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। तो बच्चों इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, वो है एल्कली, कि एल्कली में और बेस में क्या डिफरेंस होता है। और ये पूछ भी सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्कली एंड बेस। तो आपको ये याद रहना चाहिए, एल्कलीज आर वाटर सॉल्युबल बेस, पहली चीज। उसके अलावा ऑल alkalis are base, but all bases are not alkalis। यानी कि जितने भी एल्कली होते हैं वो सब बेस होते हैं, लेकिन जितने भी बेस होते हैं वो एल्कली नहीं होते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिखा? चलिए बच्चों, अब हम इसके बाद बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में इनके केमिकल बिहेवियर की बात करेंगे। अब क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो सभी कैसे होते हैं? आयनिक नेचर के होते हैं। वो कैसे डिसोसिएट हो जाते हैं? आयन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो उसी बेसिस पे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज चलेंगी। चलो
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। बच्चे केमिकल प्रॉपर्टीज को एक काम करते हैं, इसे सिंपल तरीके से समझने के लिए, याद रखने के लिए इसकी एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक बेस है, अब वो किस किस के साथ रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, इस तरीके से एक शॉर्ट फॉर्म तैयार कर लेते हैं। बेस की रिएक्शन पहले हम किससे करा के चेक करते हैं? एसिड से चेक करते हैं। ठीक है, एसिड के बाद जिसकी नेचर एसिडिक है, ऐसे कंपाउंड्स के साथ इसकी रिएक्शन करा के देखते हैं, जैसे नॉन मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स के बाद कुछ आएंगे मेटल्स, मेटल्स के साथ रिएक्शन, फिर मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद क्या बचा? एसिड हो गया, मेटल हो गया, मेटल ऑक्साइड हो गया, नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया, क्या रह गया? नॉन मेटल रह गया। नॉन मेटल के साथ कोई रिएक्शन नहीं। ठीक है, वो रिएक्शन सेपरेट है, उसकी बात नहीं करेंगे अभी। सॉल्ट्स के साथ मान लो कोई दूसरा कोई सॉल्ट मिल जाता है, तो ये याद रखने का, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। तो बेस और एसिड की रिएक्शन क्या बोलते हैं? इसे याद है? याद है? बोलो बोलो बोलो। न्यूट्रलाइजेशन, याद है ना? एसिड प्लस बेस क्या बन जाता है? न्यूट्रलाइजेशन। प्रोडक्ट क्या बनते हैं? सॉल्ट और वाटर। सॉल्ट याद है ना क्या होता है? अब देखो बच्चों, नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड यानी कि ऐसे ऑक्साइड्स जो नॉन मेटल से बनते हैं, इनकी नेचर कैसी होती है? एसिडिक होती है। याद रखना, जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ये किस नेचर के होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं, यानी कि एक एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। और जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं कैसे होते हैं? ये बेसिक होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। ये बेस की प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये बेस बनाते हैं। ठीक है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ। ठीक है, अभी देखिए ये एसिडिक प्रॉपर्टी है, एसिड मान लेते हैं, तो बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड यानी एसिडिक प्रॉपर्टी क्या बनाएगा? सॉल्ट और वाटर। अगेन ये दो रिएक्शन याद रखना एक जैसी हैं। क्यों एक जैसी हैं? क्योंकि नेचर एक जैसा है। ठीक, नेक्स्ट है मेटल। बच्चे बेसेस जो हैं मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन कुछ हाईली रिएक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अदरवाइज रूम टेम्परेचर पे जल्दी से रिएक्ट नहीं करते हैं, जैसे कि जिंक और एल्यूमिनियम। ये दो मेटल्स के साथ हाईली रिएक्टिव बेसिस, कौन से? स्ट्रॉन्ग वाले। स्ट्रॉन्ग बेसिस जितने होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, वीक वाले बेस नहीं कर पाते। तो क्या बनाते हैं ये भी? सॉल्ट और मेटल के साथ बेस की रिएक्शन, एसिड के साथ मेटल के साथ की रिएक्शन कैसी थी? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है, अभी एक एक करके सबका एग्जांपल लेंगे। मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? बेस। तो बेस प्लस बेस, नो रिएक्शन, कुछ नहीं होगा। अब बचा सॉल्ट। तो बच्चे यहां पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि सॉल्ट की हम बात कर रहे हैं, तो सॉल्ट और बेस की रिएक्शन कैसी होगी। ठीक है, एक चीज को आप ध्यान रखिए कि आपने देख ही लिया है कि एक बेस दूसरे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, अगर कोई मेटल ऑक्साइड है और बहुत ही अच्छा मेटल ऑक्साइड है तो उसके साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो उसी तरीके से एक बेस जब सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है तो उस सॉल्ट की नेचर कैसी होनी चाहिए? वीकली बेसिक। ठीक है, यानी कि वो जो सॉल्ट होना चाहिए वो किसी वीक बेस से तैयार होना चाहिए, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी फिर कैसी होनी चाहिए? हाईली एसिडिक। ये हाई होनी चाहिए, हाईली एसिडिक, यानी कि एसिडिक प्रॉपर्टी अच्छी होनी चाहिए, बेसिक प्रॉपर्टी वीक होनी चाहिए। एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड, क्लोरीन HCl से स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या बनाएगा? NH4 क्या बनाएगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये वीक बेस होता है। तो ऐसे सॉल्ट्स जिनकी एसिडिक प्रॉपर्टी हाई होती है या फिर जो वीक बेस से बनते हैं, वो सॉल्ट्स बेस के साथ कैसी रिएक्शन शो करते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करते हैं, ये क्या करते हैं? अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? सॉल्ट कैसा होना चाहिए? वीकली बेसिक होना चाहिए, यानी कि जब वो वाटर में डिसॉल्व हो तो एक वीक बेस तैयार करे, ना कि स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, चलिए जल्दी से इसे नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
चलिए एक एक करके सबका एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दोबारा करके दिखानी जरूरी है। चलिए 1 मिनट लगेगा, फटाफट से आपको दिखाते हैं। जो हमारी फर्स्ट रिएक्शन थी, यानी कि बेस प्लस एसिड गिव सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, कोई भी बेस ले लीजिए, NaOH ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं, HCl ले लेते हैं। सॉल्ट क्या बनेगा, बोलिए बोलिए। एसिड से क्या आएगा, एसिड रेडिकल नेगेटिव वाला। बेस से क्या आएगा, पॉजिटिव रेडिकल। ठीक है, बेसिक रेडिकल। तो क्या बनेगा, NaCl, और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से एसिड की जगह कोई भी एसिड रख दो, बेस की जगह पे कोई भी बेस रख दो, सॉल्ट एंड वाटर बनता चला जाएगा। ठीक है, दूसरी रिएक्शन बेस प्लस मेटल, क्या बताया था, क्या बनेगा, अगेन सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। जैसे एसिड में होता है सेम वैसे ही, जैसे एसिड प्लस मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन होता है, वैसे ही बेस प्लस मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन होगा। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, बेस कैसा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, और मेटल कैसा होना चाहिए, रिएक्टिव होना चाहिए, हाईली रिएक्टिव। ऐसा नहीं है कि आप गोल्ड और सिल्वर के साथ इसकी रिएक्शन करा दोगे तो वो तब भी रिएक्ट करेगा, नहीं होगा, रिएक्टिव होना चाहिए। बेस क्या, कोई बेस लीजिए, NaOH। ठीक है, मेटल में जिंक मेटल क्या बनाएगा, देखिए जिंक और एल्यूमिनियम ये दो मेटल्स हैं जो बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं। बाकी सबके लिए कंडीशंस होती हैं, टेम्परेचर बनाना पड़ता है, ये रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्ट कर लेते हैं। तो NaOH प्लस जिंक क्या बनाता है, ये सोडियम, अरे भाई जिंकेट। ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट, इसे याद रखना है आपको। और हाइड्रोजन गैस आउट, इसे याद रखना है, इंपॉर्टेंट है कि क्या बन रहा है, सोडियम जिंकेट बन रहा है। इसी तरीके से एक और रिएक्शन देखिए, NaOH प्लस एल्यूमिनियम क्या बनता है, सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO2 हाइड्रोजन गैस। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट। साथ साथ बोलते रहा करो भाई, नहीं तो छूट जाओगे पीछे। अब बताइए NaOH, इसमें वाटर भी होना चाहिए। ठीक है, जब वाटर होगा तो ही काम होगा। बैलेंस है 2 3 6 8 4 4 ओके, 2 3 4 और 2 6 3 2 6 2 2 2 है 2 ठीक है, बिल्कुल बैलेंस है। तो बच्चों ये रिएक्शंस हुई, इनमें ये दो रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना। ठीक है, ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट ये कॉमन है, तो एसिड बेस दोनों में आपको मैं करा चुका हूं। नेक्स्ट देखते हैं, फटाफट फटाफट चलते रहो। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा दें, चलो वही कराते हैं। क्या बताया था, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ इसकी नेचर कैसी होती है, एसिडिक होती है। ठीक है, तो बेस प्लस एसिड क्या बनेगा, अरे बोल दिया करो भाई, हाँ धीरे से बोलते हो, सुनाई नहीं देता। बेस प्लस एसिड सॉल्ट और वाटर। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए रिएक्शन हम वही लेंगे जो आपको बार बार काम आए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप जानते ही हैं, और क्या जानते हैं कि नॉन मेटल ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। ये रिएक्शन बहुत कॉमन है आपके कोर्स में, बार बार आती रहती है। तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए ये नेगेटिव रेडिकल, ये पॉजिटिव बेसिक रेडिकल, और यहाँ पर क्या बनेगा, वाटर। क्लियर है, तो ये रिएक्शन हो गई सॉल्ट एंड वाटर, बिल्कुल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह है, लेकिन कंसीडर क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये प्योर एसिड ना होके एसिडिक नेचर का कंपाउंड है, प्योर एसिड नहीं है, एसिडिक नेचर है इसकी। तो नेचर आप समझते हैं ना कि एक पोटेंशियल है एसिड तैयार करने का, कि इसको मैं वाटर में डिसॉल्व करूं तो कार्बोनिक एसिड तैयार कर देगा ये, तो पोटेंशियल है इसके पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब हम बेस की स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। देखिए सारी कैटेगरीज पूरी हो गई। अच्छा एक कैटेगरी रह गई, वो भी देख लो, वो आपके कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कई बार पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आप जान लो। जो मैंने आपको लास्ट कैटेगरी बताई थी, बेस प्लस सॉल्ट। ठीक है, बेस प्लस सॉल्ट क्या बताया था मैंने, कि कैसी रिएक्शन होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट।
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको बताई थी, तो क्या बनेगा, दो सॉल्ट बनेंगे, सॉल्ट प्लस सॉल्ट, ठीक है, दो सॉल्ट बनेंगे। एक रिएक्शन देख लेते हैं, बेस और सॉल्ट कैसा मैंने बताया था, क्या कंडीशन होनी चाहिए, किस तरीके का सॉल्ट होना चाहिए, एक वीक बेस होना चाहिए, ठीक है। तो वीकली बेसिक यानी कि मोर एसिडिक बेस ले लेते हैं NaOH, ठीक है, वीकली बेस अमोनियम क्लोराइड ले लेते हैं, क्या बनाएगा, सॉल्ट एक्सचेंज करा दो NH4 के साथ OH, Cl और Na, दो सॉल्ट तैयार, ठीक है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि दूसरा सॉल्ट ना तैयार हो गया, दूसरा क्या तैयार हुआ है, बेस तैयार हुआ है, ठीक है। भाई जो एसिडिक रेडिकल है, आपने कैसा सॉल्ट लिया है जिसमें एक एसिडिक रेडिकल हो और एक बेसिक रेडिकल हो, तो एसिडिक रेडिकल क्या करेगा, सॉल्ट बना लेगा, और बेसिक रेडिकल क्या बनेगा, वो बेस बना लेगा, तो क्या बन जाएंगे, सॉल्ट प्लस बेस बन जाएगा। तो लेकिन ये सॉल्ट और इसको, ये NH4OH एज इट इज नहीं बनता, ये एक्वस फॉर्म में NH3 प्लस H2O की फॉर्म में लिखा जाता है, तो बुक के अंदर आप जब देखोगे तो ऐसा नजर आएगा, ठीक है। जबकि दोनों का मतलब एक ही है, जब हम अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऑटोमेटिकली बन जाता है, लेकिन अमोनिया अलग और वाटर अलग शो करता है, ठीक है। चलिए ये सारे एग्जांपल्स हो गए। अब हम बात करते हैं बेस की स्ट्रेंथ के बारे में, कि बेस की स्ट्रेंथ किस तरीके से बताई जाती है, कि कोई बेस स्ट्रांग है या वीक है। बात करें भाई, आज कुछ ढीले से लग रहे हो, लग रहा है सुन नहीं रहे हो, नींद तो नहीं आ गई। चलो अब हम बात करेंगे स्ट्रेंथ की, स्ट्रेंथ ऑफ बेस। देखो बच्चों, बेस आपको पहले बता चुके हैं, बेस कैसा हो सकता है, ये भी स्ट्रांग हो सकता है और वीक हो सकता है, ठीक है। स्ट्रांग होने के लिए क्या क्राइटेरिया है, मोर हाइड्रोक्सिल आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। और वीक बेस का मतलब लेस हाइड्रोक्सिल आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो जो बेस स्ट्रांग होगा यानी कि वो ज्यादा हाइड्रोक्सिल आयंस देगा, जो बेस वीक होगा वो कम हाइड्रोक्सिल आयंस देगा। जैसे एसिड में था, एसिड में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन आयन की बात थी, ज्यादा और कम की, ठीक है। तो जहां पर ज्यादा हाइड्रोक्सिल आयंस आएंगे वो मोस्टली कैसे होते हैं, वो मोस्टली, ठीक है, सारों की बात नहीं कर रहे हैं, मोस्टली कैसे होते हैं, अरे भाई एल्कली होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं, क्योंकि उनके पास हाइड्रोक्सिल्स होते हैं, ये रहा हाइड्रोक्सिल, ठीक है। तो एल्कलीज मोस्टली होते हैं वो, और ये जो नॉन बेसिक होते हैं ये भी एल्कली जैसे दिखते हैं, ठीक है। ये स्यूडो एल्कली कह सकते हो तुम, ये नकली एल्कली होते हैं, एल्कली जैसे दिखाई देते हैं, जैसे NH4OH, ये OH है इसके साथ लेकिन एल्कली नहीं है, ये ओरिजिनल एल्कली है। क्यों, क्योंकि इसके साथ मेटल है, ये नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस का क्राइटेरिया क्या है, bases which can give more hydroxyl ions in aqueous solution, they are called strong base. Bases which can give less hydroxyl ions or which gives less number of hydroxyl ions, they are called weak base, ठीक है। बेस के साथ जुड़ी हुई एक टर्म मैं आपको बता रहा हूं, मान लीजिए इसकी कुछ एक छोटा सा कैटेगराइजेशन किया हुआ है, और कि सपोज NaOH है, वो वाटर में डिसॉल्व होता है, क्या बनाएगा, सोडियम आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस, ठीक है। एक दूसरी तरफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या बनाएगा, कैल्शियम आयंस और दो हाइड्रोक्सिल आयंस, ठीक है। इसी तरीके से और भी बेसेस हो सकते हैं जो 1 2 3 4 इस तरीके से हाइड्रोक्सिल आयंस, 3 4 देते हैं तो हाइड्रोक्सिल आयंस दे सकते हैं, ठीक है। तो जो बेस, ध्यान से सुनना, जो बेस एक हाइड्रोक्सिल आयन देता है वो कैसा कहलाता है, कैसा कहलाता है, मोनो बेसिक, ठीक है। कैसा कहलाता है वो, मोनो बेसिक। ओहो, एक गड़बड़ हो गई, मोनो बेसिक नहीं, ये कहलाएगा मोनो एसिडिक। क्यों कहलाएगा, क्योंकि ये एक हाइड्रोक्सिल दे रहा है तो ये एक हाइड्रोजन आयन को बैलेंस कर सकता है, न्यूट्रलाइज कर सकता है, ठीक है। उसी तरीके से ये दो हाइड्रोक्सिल दे रहा है तो ये कहलाएगा डाई एसिडिक,
ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन आयंस को न्यूट्रलाइज कर सकता है, यानी कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब करेगा तो अपने से डबल स्ट्रेंथ के या अपने से डबल क्वांटिटी के एसिड को न्यूट्रलाइज कर पाएगा। ठीक है, तो बच्चे ये सारी बेस की प्रॉपर्टी हुई। अब आई थिंक बेस में इसमें से कुछ नहीं बचा है, जो थोड़े बहुत पॉइंट्स रह गए हैं वो हम सॉल्ट्स में कवर करेंगे। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जितनी भी चीजें बताई हैं याद कर लेना, सब नोट्स मेंटेन करते रहना, नोट्स बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर नोट्स नहीं लिखोगे तो ये वीडियोस में घुमा घुमा के देखते रहोगे और परेशान रहोगे। नोट्स बनाते रहो, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करते रहो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय।